वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर होगा। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12th और 11th बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स का एक एक करके एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिस सीरीज़ में बहुत से चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? ऑप्शन है क्वेश्चन है पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। देखिए, अगर आपने बेसिक सा पढ़ाई करा है तो आपको पता है 3 तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा। तो कितने भागों में बटा हुआ है? या तो 2 नहीं तो 4। लेकिन वस्तुतः पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है। कितने में? 2 भागों में। और वो जो 2 है उसमें से प्रत्येक एक 2 हिस्सों में बटा होता है, मतलब टोटल लेके 4 है। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पुंकेसर कितने हिस्सों में बटा है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? अच्छा, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क करते हैं इस चीज़ को। सेकेंड क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, टैपिटम और मध्य परत। तो इसका आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बुक में, अगर मैंने जब क्वेश्चन कराया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो सबसे आंतरिक परत होता है, सबसे अंदर की तरफ जो चौथे नंबर का परत होता है, वो होता है टैपिटम। कौन सा? टैपिटम। इसीलिए 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टैपिटम। तीसरा देखिएगा, पुष्प में नर जनन अंग को कहते हैं। ऑप्शन है जयांग, पुमंग, कोरोला और अन्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पुमंग। जी हाँ, पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। ऑप्शन है जयांग, पुमंग, परागकोश और पुंकेसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयांग। जी हाँ, पुष्प के मादा जनन अंग को जयांग कहते हैं, जबकि नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है नर युगोद्भिद, दूसरा है मादा युग्मोद्भिद, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर युग्मोद्भिद। जो परागकण होते हैं वो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 5 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। छठा देखते हैं, परागकण की बाह्य चोल किससे बनता है? मतलब सबसे जो बाहरी आउटरमोस्ट कवर होता है, बाहरी परत होता है, वो किससे बनता है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, दूसरा है पैक्टिन, तीसरा है स्पोरोपोलेनिन, चौथा है टैपिटम। ध्यान रखिएगा, टैपिटम तो होगा नहीं, क्योंकि टैपिटम किसका होता है? तो लघु बीजाणुधानी का होता है। और पूछा किसका गया है? परागकण का पूछा गया है, चलेगा। और टैपिटम लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक होता है। तो परागकण का सबसे बाहरी परत जो होता है ना, वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। किसका? स्पोरोपोलेनिन का। और इस स्पोरोपोलेनिन की सबसे खास बात है कि ये केमिकली इनर्ट होता है, रासायनिक रूप से अक्रिय होता है और बहुत ही मजबूत होता है। ये इतना मजबूत होता है कि साधारण बारिश होता है तो इससे इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। और अगर परागकण गलती से अवसाद में दब गया, मिट्टी में चला गया, तो भी ये उसके नुकसान होने से बचाता है। इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए 6 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, स्पोरोपोलेनिन। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? आपको पता है पुंकेसर, स्त्री केसर 2 हिस्से होते हैं। पुंकेसर मतलब मेल गैमेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्त्री केसर किसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्त्री केसर का भाग कौन कौन सा होगा? ऑप्शन पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय, चौथा है सभी। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी सभी। जी हाँ, स्त्रीकेसर का भाग वर्तिका भी होता है, वर्तिकाग्र भी होता है, अंडाशय भी होता है। तो 7 का सही जवाब डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण कोश के मध्य में मौजूद द्वितीयक केंद्रक होता है। क्वेश्चन फिर से, भ्रूण कोश के मध्य में मौजूद द्वितीयक केंद्रक होता है। ऑप्शन है चतुर्थ गुणित, दूसरा है त्रिगुणित, तीसरा है द्विगुणित और चौथा है अगुणित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी द्विगुणित। कौन सा? ऑप्शन सी द्विगुणित। याद रखने का तरीका, द्वितीयक केंद्रक है तो द्विगुणित होगा, चलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले ना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बताते हैं क्या होता है। ये आप जो सब्सक्रिप्शन देते हैं ना हमें, वही हमारा मोटिवेशन है, बाकी कोई फ़ायदा तो होता नहीं है और इसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? ऑप्शन है युग्मनज यानी कि जाइगोट की रचना होती है, दूसरा त्रिगुणित या त्रिसंलयन होता है, अगला ऑप्शन है दोहरा निषेचन होता है और आखिरी ऑप्शन उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए युग्मनज यानी कि जाइगोट का रचना होता है। किसका? जाइगोट का रचना होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक भ्रूणपूटी में 2 प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन और त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। एक भ्रूणपूटी में तीनों प्रकार की चीज़ें ना स्थान लेती है। इस परिघटना को अब क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है त्रिसंलयन, दूसरा ऑप्शन है दोहरा संलयन, तीसरा है भ्रूणपोष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दोहरा निषेचन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आभासी फल कौन सा है? निम्न में से आभासी फल कौन सा है? ऑप्शन है पहला स्ट्रॉबेरी, दूसरा है अखरोट, तीसरा है सेब और चौथा है उपरोक्त तीनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब ये तीनों ही आभासी फल के एग्जाम्पल है। आभासी फल को ही कहीं कहीं स्यूडो फ्रूट या फॉल्स फ्रूट या झूठा फल भी लिख देता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, किसी आवृतबीजी में क्रियात्मक बृहत बीजाणु किसमें विकसित होता है? क्वेश्चन फिर से, किसी आवृतबीजी में क्रियात्मक बृहत बीजाणु किसमें विकसित होता है? तो इसका सही जवाब के पहले सही ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भ्रूणकोश, दूसरा है परागकोश, तीसरा है भ्रूणकोश और चौथा है अंडाणु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भ्रूणकोश। 13 नंबर क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागण को कहते हैं। आपको पता है कि परागण ना 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो कीट से पॉलिनेशन होता है, तो कीट क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट है, परागण अभिकर्मक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कीट से जो होता है ना, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उस नाम को पूछा गया है। पहला है ऑर्निथोफिली, दूसरा है एंटोमियोफाइली, तीसरा है हाइड्रोफाइली, चौथा है काइट्रो। और प्रोनाउंसिएशन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका ठीक से। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा 13 का, वो होगा ऑप्शन बी एंटेमोफाइली। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें होती है। तो 13 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 14 क्वेश्चन है, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं। क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं। पहला ऑप्शन है पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन है स्त्री केसर, तीसरा ऑप्शन है परागकोश, चौथा ऑप्शन है परागकण। तो सही जवाब क्या होगा? आप लोग ही बताइए। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर तो पिटाई होनी चाहिए। तो 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुंकेसर। एक पुष्पी पादपों में नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं, जबकि वहीं मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? तो स्त्री केसर बोलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ ही गया। क्वेश्चन है 15 नंबर, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्त्री केसर। चलेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? जो परागकण होता है ना, बिल्कुल गोलाकार सा, है ना, तो इसमें एक पतला सा ना होल होता है, पतला सा छिद्र होता है इसमें। तो पूछा है कि वो जो पतला छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है बाह्य चोल, दूसरा है अंतःचोल, तीसरा है जनन छिद्र, चौथा है जनन कोशिका। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनन छिद्र। क्या बोलेंगे? जनन छिद्र उसको बोलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पहला बीजाणु जनन उत्तक, दूसरा है लघु बीजाणु चतुष्टय, तीसरा है लघु बीजाणु जनन, चौथा है परागकण। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बीजाणु जनन उत्तक। 18वां क्वेश्चन है, परागकोश एक 4 कोशीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होता है? पहला ऑप्शन है लघु बीजाणुधानी, दूसरा है परागपुटी, तीसरा है टैपिटम, चौथा है जीवद्रव्य। तो परागकोश के जो चारों कॉर्नर होते हैं ना, जिसमें परागकण होते हैं, उस चारों थैली को, कॉर्नर को कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। इस तरीके से 18 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जलीय घास है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। जलीय घास है, पहला ऑप्शन है वेलिस्नेरिया, दूसरा है हाइड्रिला, तीसरा है जोस्टेरा और चौथा है सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा ये सभी जलीय घास है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि कौन समुद्री जलीय घास है, कौन समुद्री घास है, तब इसका सही जवाब होता ऑप्शन सी, जोस्टेरा। समझ आ रहा है ना? पूछा जाता है कौन जलीय घास है, तब तो सभी है, वेलिस्नेरिया भी है, हाइड्रिला भी है, जोस्टेरा भी है। लेकिन पूछा जाए वहीं कि कौन समुद्री घास है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोस्टेरा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पराग थैले किन में पाए जाते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? परागकोश में पाए जाते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एनाट्रोपस बीजांड होता है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। ऑप्शन पहला है सीधा, दूसरा है उल्टा, तीसरा है गोल और चौथा है वक्र। तो सही जवाब होगा इसका उल्टा। क्या? उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड हमेशा उल्टा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है। उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्वयं बंध्यता, दूसरा है हेटेरोस्टाइली, तीसरा है हर्कोगैमी, चौथा है गेईगैमी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्कोगैमी। जी हाँ, कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिसके परागकण और वर्तिका के बीच कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से या तो पॉलिनेशन होता ही नहीं है या थोड़ा बहुत होता है, कभी कभी हो सकता है। तो इस केस को क्या कहते हैं? हर्कोगैमी कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन है पराग नलिका से, लघु बीजाणुधानी से, लघु बीजाणु से, तीसरा ऑप्शन है लघु बीजाणुधानी से, चौथा है गुरु बीजाणु से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुरु बीजाणु से। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? गुरु बीजाणु से होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणुधानी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, टैपिटम। जी हाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो आंतरिक भित्ति होती है, जो पोषक होती है, पोषक देती है, पोषक पदार्थ उसमें होता है, उसको टैपिटम कहा जाता है। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, सेमल में किसके द्वारा परागण होते हैं? सेमल में किसके द्वारा परागण होते हैं? ऑप्शन है चमगादड़, दूसरा है पक्षी, तीसरा है जल, चौथा है वायु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चमगादड़। सेमल में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन द्विगुणित है? ऑप्शन है अंड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक
और एंटीपोडल कोशिकाएं। तो मैंने कहा था ना द्विगुणित और द्वितीयक 10 से शुरू होता है, इसलिए 26 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पोरोगैमी में पराग नलिका जिससे होकर भ्रूण कोष तक पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चैलाजा, दूसरा है इंटेगुमेंट, तीसरा है माइक्रोपाइल, चौथा है सभी को भेदती हुई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइक्रोपाइल। 28 नंबर क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। बताना है किस में? ऑप्शन पहला है भ्रूण में, दूसरा है भ्रूणपोष में, तीसरा है बीज पत्र में, चौथा है बीज चोल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भ्रूणपोष में। चलेगा? क्या आंसर होगा? भ्रूणपोष में। 29 नंबर क्वेश्चन है, परागकोश भीति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? पहला ऑप्शन है एंडोथीसियम, मध्यपरत, टैपिटम, इंटेगुमेंट। तो ध्यान रखिएगा, परागकोश की भीति में एंडोथीसियम, मध्यपरत, टैपिटम सब होता है। तो क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन डी, इंटेगुमेंट जो होता है वो अनुपस्थित होता है, इनमें नहीं पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भ्रूण कोश में निम्नांकित में कौन सा सही नहीं होता है? पहला ऑप्शन है अंड समुच्च, दूसरा है दो ध्रुवीय केंद्रक, तीसरा है गुरु बीजाणु जनन कोशिका, चौथा है एंटीपोडल्स। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, गुरु बीजाणु जनन कोशिका। क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन कोशिका। 31 नंबर क्वेश्चन है, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? मतलब पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ भाग है? पहला ऑप्शन है बीजांडकाय, दूसरा है भ्रूण, तीसरा है भ्रूणकोश, चौथा है अध्यावरण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीजांडकाय। चलेगा? 32 नंबर क्वेश्चन है, परागकण किसकी विशेषता है? ऑप्शन पहला है ब्रायोफाइट्स और आवृतबीजी, दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स और आवृतबीजी, तीसरा ऑप्शन है आवृतबीजी और अनावृतबीजी, चौथा ऑप्शन है आवृतबीजी और कवक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। 33 नंबर क्वेश्चन है, पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जब होता है तो जो उस समय नए पौधे का जन्म होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है उच्च श्रेणी के वेराइबिलिटी एंड विकासवाद के महत्वपूर्ण भूमिका, दूसरा है नपुंसकता, तीसरा है रिसेसिव गुण, चौथा है समजात फिनोटिपिक समरूपता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उच्च श्रेणी की वेराइबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका। ये जो होता है पर परागण का मुख्य लक्षण होता है जो नए पौधे बनते हैं, क्योंकि स्वपरागण में जो नई संतति होती है उसमें बहुत सी कमियां आ जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, परागण तभी होता है जब कोई परागकण, पहला ऑप्शन अपना स्पर्म न्यूक्लियाई विमुक्त करता है, दूसरा वर्तिकाग्र पर आता है, तीसरा परिपक्व होता है और इसमें 3 न्यूक्लियाई हो, चौथा अपने स्पर्म न्यूक्लियाई विमुक्त करे तथा अंडा और ध्रुव केंद्रक के साथ निषेचन करे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्तिकाग्र पर आता है। परागण तभी होगा जब परागकण वर्तिकाग्र पर आएगा। 35वां क्वेश्चन है, एनीमोफाइली में परागण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है चमगादड़ द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वायु द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पक्षी द्वारा, चौथा ऑप्शन है घोंघा द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वायु द्वारा। एनीमोफाइली जो होता है इसमें परागण वायु के द्वारा होता है। अगला है, यदि किसी पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? एलोगैमी कहते हैं, डाइकोगैमी कहते हैं, होमोगैमी कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होमोगैमी। अगर वर्तिकाग्र और परागकोश एक ही साथ मैच्योर होते हैं तो इसे होमोगैमी कहते हैं। 37वां क्वेश्चन है, पर परागण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम हैं। मतलब बताना है पर परागण क्यों लाभदायक है। पहला ऑप्शन है नर संतति का जन्म लेना, दूसरा है कमजोर संतति, तीसरा है श्रेष्ठ संतति, चौथा है बीज का निर्माण।
तो बीज तो परागण के फलस्वरूप होते हैं। कमज़ोर संतति ये स्वपरागण का होता है। किसका? स्वपरागण के चलते कमज़ोर संतति होता है। तो पर परागण के चलते क्या होगा? श्रेष्ठ संतति का निर्माण होगा। तो 37 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 38, यदि किसी पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होते हैं तो इसे कहते हैं। ऑप्शन है डाइक्लैनी, दूसरा है डाइकोगैमी, फिर है हर्कोगैमी और चौथा है क्लाइस्टोगैमी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डाइकोगैमी। क्या होगा? डाइकोगैमी इसका सही जवाब होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पुष्प में मादा जननांग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, प्रोटोगैनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोगैनी बोलते हैं। इसको स्टार मार्क कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा गलती भी होता है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी पर परागण का विशिष्ट उदाहरण बताना है। गेहूँ, टमाटर, आलू और मक्का। तो सबसे जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है वो होता है मक्का का। तो 40 का सही जवाब ऑप्शन डी। 41 है, परागण में लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? परागण में लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एंटीरेनियम, दूसरा है फाइकस, तीसरा है गेहूं, चौथा है साल्विया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साल्विया। जी हाँ, लीवर मैकेनिज्म का मतलब होता है कि कोई परागकण अभिकर्मक आएगा और उसमें परागकण का जो थैली है वो चिपक जाएगा, फिर यहाँ से वो उड़ के उसी प्रकार के दूसरे फूल तक जाएगा, फिर वहाँ पर डिस्पैच करेगा और फिर परागण होगा। इसको बोलते हैं लीवर मैकेनिज्म। तो इसका सही आंसर हो क्या? ऑप्शन डी, साल्विया। 42 नंबर क्वेश्चन है, परागण सभी पुष्प अंगों के एब्सिशन को, फिर से एक बार देखिएगा क्वेश्चन है, परागण सभी पुष्प अंगों के एब्सिशन को उकसाता है। अपवाद स्वरूप पहला ऑप्शन है परागकोश, दूसरा है पिस्टिल, तीसरा है सेपल्स, चौथा है रिसिप्टेकल्स। तो इसका सही जवाब होगा 42 का ऑप्शन बी, पिस्टिल। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? पिस्टिल होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए। ऑप्शन है अलैंगिक, एक लिंगी, एकल लिंगी और लास्ट ऑप्शन है द्विलिंगी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्वपरागण के लिए फूल को द्विलिंगी होना पड़ेगा, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पाए जाएं। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।